ट्वेल्व मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक नलिटी थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती है और एग्जाम में पूछी जाती है। स्टेट एंड प्रूफ रैंक नलिटी थ्योरम। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट के साथ प्रूफ भी। तो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, हम इसका प्रूफ सॉल्व करें। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है स्टेटमेंट, लेट यू एंड बी बी टू वेक्टर स्पेसेस। यू और बी क्या है, दो वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और द फील्ड एफ, सेम फील्ड एफ पे ही हमने दो वेक्टर स्पेसेस यू एंड बी डिफाइन कर लिए। नाउ लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू बी, और टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू बी। सपोज यू इज फाइनाइट डायमेंशनल, यहाँ पर क्या रखा है, यू क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है फ्रेंड्स, यू इज फाइनाइट डायमेंशनल। देन प्रूफ क्या करना है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। मीन्स जो यू की डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगी, रैंक एंड नलिटी की, रैंक एंड नलिटी के एडिशन के बराबर। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो डायमेंशन ऑफ यू है, मतलब उसके बेसिस में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। तो आई आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि क्या बोला हुआ है हमें स्टेटमेंट में। तो यू और भी तो हमें वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, यू फाइनाइट डायमेंशनल है, तो जो डायमेंशन ऑफ यू है वो हमें प्रूफ करना है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी प्रूफ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो हमने क्या कहा कि लेट एन बी द नल स्पेस ऑफ टी। हम क्या लेट करके चले कि n क्या है, नल स्पेस है t का। अगर n नल स्पेस है t का तो ये क्या इम्प्लाई करता है, देन नल स्पेस ऑफ t इज अ सब स्पेस ऑफ u, सब स्पेस ऑफ u, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि n क्या हम लेट करके चले हैं, नल स्पेस ऑफ टी। अब n क्योंकि नल स्पेस है t का, तो नल स्पेस ऑफ t सब स्पेस होता है u का। ये तो हमने प्रूव भी किया हुआ है थ्योरम में। तो हमने क्या बोला है कि नल स्पेस ऑफ टी है सब स्पेस ऑफ u। अब क्या बोला हमने फ्रेंड्स, अब सिंस u इज फाइनाइट डायमेंशनल, u इज फाइनाइट डायमेंशनल, u हमें क्या दे रखा है, फाइनाइट डायमेंशनल दे रखा है। अब u फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसका सब स्पेस थोड़ा ना इनफाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा, वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। तो सिंस u इज फाइनाइट डायमेंशनल, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि नल स्पेस ऑफ t इज ऑल्सो फाइनाइट डायमेंशनल। तो नल स्पेस ऑफ t इज ऑल्सो फाइनाइट डायमेंशनल। अब नल स्पेस ऑफ t फाइनाइट डायमेंशनल है तो क्या इसकी कुछ डायमेंशन मान ली जाए। हमने कहा कि लेट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t इज इक्वल टू k। हमने क्या बोला कि जो डायमेंशन है नल स्पेस ऑफ t की वो k है। अब डायमेंशन ऑफ जो नल स्पेस ऑफ t है वो तो क्या होता है, नलिटी होता है। इसका मतलब k किसके इक्वल हो गया, नलिटी के इक्वल हो गया। जो नलिटी आ गई वो कितनी आ गई, k आ गई। आई आपको यहाँ तक बात समझ में आई। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या बोला कि n क्या नल स्पेस है t का। अब n नल स्पेस है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नल स्पेस ऑफ t वो सब स्पेस होगा u का। अब u का सब स्पेस, अब u क्या है हमारे पास, फाइनाइट डायमेंशनल है। u क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, तो जो नल स्पेस ऑफ t है वो भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल। अब जब नल स्पेस ऑफ t फाइनाइट डायमेंशनल है तो क्या उसको कुछ डायमेंशन मान ली जाए। तो हमने कहा कि लेट डायमेंशन है नल स्पेस ऑफ t को k है, और जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t होता है वही तो क्या होता है, नलिटी होता है। तो k भी हम, तो जो नलिटी है वो किसके इक्वल आ गया, k का, k के इक्वल आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने क्या कहा कि लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k बी द बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ t। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जो डायमेंशन है नल स्पेस ऑफ t की वो क्या है, k है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नल स्पेस ऑफ t है उसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, k एलिमेंट्स होंगे, k वेक्टर्स होंगे बल्कि। तो हमने कहा कि लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k तक के वेक्टर्स की क्या है, बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ t। तो ये क्या है, बेसिस है नल स्पेस ऑफ t के लिए। अब फ्रेंड्स, क्योंकि जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k बेसिस है नल स्पेस ऑफ t के लिए, तो ये जो वेक्टर्स है वो क्या होंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्योंकि बेसिस में क्या होता है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमने क्या कहा कि सिंस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k आर लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ u, therefore it can be extended to form the basis for u। तो फ्रेंड्स, क्योंकि
अल्फा 1 से अल्फा के तक के वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसके, यू के। तो क्योंकि यू के लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट और यू क्या फाइव डायमेंशनल, तो इसको हमने क्या कहा कि इन जो वेक्टर्स हैं इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं यू का बेसिस बनाने के लिए। तो हमने क्या कहा कि दिस वेक्टर कैन बी एक्सटेंड टू फॉर्म द बेसिस फॉर यू। तो हमने इसको एक्सटेंड किया एन तक। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कहा कि लेट डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू एन। डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू एन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट था इसका यू का, इसको हमने एन तक एक्सटेंड कर लिया है बेसिस बनाने के लिए। एंड लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के सोन अल्फा एन बी द बेसिस फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है बेसिस है किसके लिए, यू के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो। मैं फिर भी एक बार और रिपीट कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला कि फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने कहा कि लेट एन बी द नल स्पेस ऑफ टी। एन क्या है, नल स्पेस ऑफ है टी का। अब देन नल स्पेस ऑफ टी द सब स्पेस ऑफ यू। तो जो नल स्पेस ऑफ टी है वो यू का सब स्पेस होता है, तो वही हमने यहाँ पर लेट कर लिया है। अब क्योंकि जो यू है वो क्या है, फाइव डायमेंशनल। अब यू फाइव डायमेंशनल, तो जो उसका सब स्पेस है वो फाइव डायमेंशनल होगा। तो हमने कहा क्या कि सिंस यू इज फाइव डायमेंशनल, तो ये क्या अप्लाई करता है कि नल स्पेस ऑफ टी इज ऑल्सो फाइव डायमेंशनल। अब नल ऑफ स्पेस ऑफ टी फाइव डायमेंशनल, तो फिर कुछ डायमेंशन लेट कर दिया। तो हमने कहा कि लेट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू के। अब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी जो होता है वही तो क्या होता है, नलिटी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नलिटी के बराबर हो गया। तो हमने क्या कहा कि लेट अल्फा 1 से अल्फा के तक के जो वेक्टर्स है वो क्या है, बी द बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ टी। क्योंकि नल स्पेस ऑफ टी क्या है कि हमने कुछ डायमेंशन के मानी हुई, तो इसका मतलब क्या है कि जो है इसका मतलब क्या है कि जो के तक के वेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे कि वो बेसिस का काम करेंगे नल स्पेस ऑफ टी के लिए। तो हमने कहा कि लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के बी द बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ टी। क्योंकि फ्रेंड्स अभी बेसिस है तो इसका मतलब क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्योंकि बेसिस में जो हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो वेक्टर्स होने चाहिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये वेक्टर्स क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हमने क्या बोला कि दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ यू। तो इसका मतलब क्या है कि इन वेक्टर्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म द बेसिस फॉर यू। तो इसको हमने एक्सटेंड करा है, कहाँ तक एक्सटेंड किया, एन तक। हमने कहा कि लेट डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू एन। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के एंड सोन अल्फा एन बी द बेसिस फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे द वेक्टर्स टी अल्फा 1, टी अल्फा 2, टी अल्फा के सोन टी अल्फा एन। और यहाँ पर टी अल्फा के क्या, टी अल्फा के, टी अल्फा के प्लस 1 सोन टी अल्फा एन। जो वेक्टर्स है फ्रेंड्स ये किसे बिलोंग करेंगे, रेंज ऑफ टी। ठीक है ये फ्रेंड्स, क्योंकि टी ऑफ अल्फा 1 मीन्स क्या है कि अल्फा 1 की इमेज। ठीक है, टी ऑफ अल्फा 2 मीन्स अल्फा 2 की इमेज। तो ये कहाँ मिलेंगे हमें, रेंज ऑफ टी में। तो हमने कहा कि द वेक्टर्स टी अल्फा 1, टी अल्फा 2, टी अल्फा के प्लस 1 एंड सो ऑन टी अल्फा एन आर इन रेंज ऑफ टी। तो हमने कहा तो वेक्टर जो ये वेक्टर्स है क्या है, आर इन रेंज ऑफ टी। वी क्लेम दैट टी अल्फा के प्लस 1, टी अल्फा के प्लस 2 सो ऑन टी अल्फा एन माइनस 1 टी ऑफ अल्फा एन बी द बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी। तो फ्रेंड्स हमने क्या क्लेम किया कि यहाँ से यहाँ तक के जो वेक्टर्स हैं टी अल्फा के प्लस 1 से लेकर टी अल्फा एन तक के जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, वो बेसिस का काम करते हैं किसके लिए, रेंज ऑफ टी के लिए। ये हमने क्लेम करा है। अब हमने जब क्योंकि क्लेम करा है कि ये वेक्टर्स टी अल्फा के प्लस 1 से लेकर टी अल्फा एन तक के वेक्टर्स रेंज ऑफ टी के लिए हमारे बेसिस का काम करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और ये वेक्टर्स स्पान करने चाहिए रेंज ऑफ टी को। तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो तभी तो हमने जो क्लेम किया है वो हमारा क्लेम सही होगा। और हमारे पास जो ये वेक्टर्स हैं टी अल्फा के प्लस 1 से लेकर टी अल्फा एन तक के वेक्टर्स वो क्या करेंगे, बेसिस का काम करेंगे किसके लिए, रेंज ऑफ टी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, जो हमने क्लेम किया है उसको हमें प्रूफ भी तो करके दिखाना पड़ेगा, तो हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये वेक्टर्स क्या है, बेसिस है किसके लिए, रेंज ऑफ टी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आई होप कि आपको यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मुझे आपको इसको रफ करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आज तक आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखिए हमने क्या बोला यहाँ पर, वी क्लेम दैट टी ऑफ अल्फा के प्लस 1 टी ऑफ अल्फा के प्लस 2 टी ऑफ अल्फा एन बी द बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी। हमने इसको क्लेम कराया कि ये अल्फा के प्लस 1 से लेकर अल्फा एन तक के जो वैक्टर्स है वो रेंज का बेसिस का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? बेसिस का काम करेंगे। किसके लिए? रेंज ऑफ टी के लिए। इसका मतलब क्या है कि इसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या है, ये स्पान करता है, रेंज ऑफ टी को स्पान करता है। देन इन वैक्टर्स को हमें लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी ये वैक्टर्स क्या बनेंगे? बेसिस बनेंगे रेंज ऑफ टी के लिए। तो हमने क्या कहा कि सो फर्स्ट वी प्रूव दैट टी ऑफ अल्फा के प्लस 1 टी ऑफ अल्फा एन स्पान द रेंज ऑफ टी। तो हम पहले ये प्रूफ करें। देखिए फ्रेंड्स कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि जो वैक्टर्स है वो स्पान करते हैं रेंज ऑफ टी को। तो इसका मतलब क्या है कि रेंज ऑफ टी के किसी भी वेक्टर को, रेंज ऑफ टी के किसी भी वेक्टर को हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तभी तो हम बोलेंगे ना फ्रेंड्स कि जो ये वेक्टर्स है वो स्पान करते हैं रेंज ऑफ टी को। क्या बोला मैंने कि अगर ये वेक्टर्स स्पान करते हैं रेंज ऑफ टी को, तो इसका मतलब क्या है कि रेंज ऑफ टी के किसी भी वेक्टर को हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें वही प्रूफ करके लेके आना है कि हम एक वेक्टर लेके चलेंगे रेंज ऑफ टी से, और उस वेक्टर को इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तभी हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये वेक्टर्स है वो स्पान करते हैं रेंज ऑफ टी को। चलिए फ्रेंड्स देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। हमने क्या कहा कि लेट बीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी। हमने क्या बोला कि बीटा रेंज ऑफ टी को बिलोंग करता है। अब फ्रेंड्स क्योंकि बीटा कहाँ बिलोंग करता है? रेंज ऑफ टी को। तो बीटा जब रेंज ऑफ टी को बिलोंग करता है तो बीटा किसी न किसी की तो इमेज होगा, तभी वो रेंज ऑफ टी में बिलोंग कर रहा है। तो हमने कहा कि लेट देन अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हमने क्या बोला फ्रेंड्स कि हमें क्या शो करना है कि जो ये वेक्टर्स है वो स्पान करते हैं रेंज ऑफ टी को। इसका मतलब क्या है कि रेंज ऑफ टी के किसी भी वेक्टर को हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि लेट बीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी। अब क्योंकि बीटा रेंज ऑफ टी को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये किसी ना किसी की तो इमेज होगा ही। तो हमने कहा कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू यू, मतलब अल्फा जो यू में बिलोंग करता है उसकी ये इमेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब फ्रेंड्स नाउ अल्फा बिलोंग्स टू यू, then there exist a1 a2 an such that। अब फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि अल्फा किसको बिलोंग करता है? यू को बिलोंग करता है। अब यू कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। यू क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा है, जो कि यू का कोई वेक्टर है, इसको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं इन स्केलर्स की सहायता से, इन स्केलर्स की हेल्प से। तो फ्रेंड्स हमने यही कहा कि नाउ क्योंकि अल्फा जो हमारे पास यू को बिलोंग करता है और यू कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स a1 से लेकर n तक के स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट, इस टाइप से एग्जिस्ट करेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n। मीन्स कि जो हमारे पास u है, u के जो हमारे पास अल्फा है, जो हमारे पास अल्फा है उसको हमने u के जो वेक्टर्स है उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। आई फ्रेंड्स आपको ये समझ में आई? हमने क्या बोला क्योंकि अल्फा बिलोंग्स टू यू, अल्फा यू को बिलोंग करता है, यू कैसा? फाइव डायमेंशनल है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा को यू के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि क्योंकि अल्फा यू को बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट a1 a2 an तक के हमने कुछ स्केलर्स चूज कर लिए और अल्फा को हमने यू के जो वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक के जो वेक्टर्स हैं उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम आगे क्या करते हैं, टी ले दोनों तरफ का, टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टी ऑफ दिस वैल्यू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन an अल्फा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ अल्फा क्या हमारे पास? बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें? हम जानते हैं कि टी का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको सॉल्व करना हम जानते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर a1 टी ऑफ अल्फा 1 प्लस a2 टी ऑफ अल्फा 2 प्लस सो ऑन an टी ऑफ अल्फा n। फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पर लिख लेते हैं खोलकर, यहाँ पर अल्फा के भी लिख ले देंगे हम यहाँ पर, बल्कि यहीं से देखिए यहाँ से ए के सोन ए एन, यहाँ पर भी हो जाएगा सोन ए के अल्फा के प्लस के ए के प्लस 1 अल्फा
के प्लस वन सोन ए एन अल्फा एन। थोड़ा सा और खोल के लिख लेंगे यहाँ पर भी खोल के लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा प्लस के ए के अल्फा के ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन सोन ए के अल्फा सॉरी ए एन अल्फा एन ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा और खोल के लिखिए, अभी मैं बताऊंगी कि मैंने ऐसे क्यों करा है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो गया, a1 टी ऑफ अल्फा वन, a2 टी ऑफ अल्फा टू। यहाँ पर हो जाएगा a के टी ऑफ अल्फा के प्लस ए के प्लस वन टी ऑफ अल्फा के प्लस वन प्लस सोन ए एन टी ऑफ अल्फा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर भी एक बार समझा देती हूँ। हमने क्या करा कि क्योंकि यहाँ से देखिए, क्योंकि बीटा हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो वेक्टर्स है टी ऑफ अल्फा के प्लस वन से टी ऑफ अल्फा तक एन तक वो क्या है स्पान करते हैं रेंज ऑफ टी को। अगर ये वेक्टर्स स्पान करते हैं रेंज ऑफ टी को तो मतलब क्या है, रेंज ऑफ टी किसी वेक्टर को हम इन वेक्टर्स के लिए कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि लेट बीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी। अब क्योंकि बीटा रेंज ऑफ टी को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा जिसकी बीटा इमेज है। तो हमने आगे लेट अल्फा बिलोंग्स टू यू की अल्फा की इमेज है, तो हमने यहाँ पर क्या कंसीडर करा कि टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा कंसीडर कर लिया हमने, और हमने कहा कि नाउ अल्फा बिलोंग्स टू यू। जो अल्फा है वो यू को बिलोंग करता है। यू कैसे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू को हम इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा को हम यू के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ स्केलर चूज किए, a1 a2 a के a n तक के इस तरह से चूज किए कि ए अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा वन प्लस a2 अल्फा टू प्लस a के अल्फा के प्लस a के प्लस वन अल्फा के प्लस वन सो ऑन a n अल्फा तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्या करा कि टी ऑफ अल्फा दोनों तरफ टी ले लिया। दोनों तरफ टी लेने के बाद सॉल्व करना में आता ही है। यहाँ पर टी ऑफ अल्फा क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है, क्योंकि टी क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको भी हमने हाथ से सॉल्व कर लिया। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0 क्यों होगी फ्रेंड्स, क्योंकि इतने वेक्टर्स तो नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करते हैं। क्यों, देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो ए अल्फा वन है वो किस में बिलोंग कर, जो हमारे पास अल्फा वन सिंस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के, ये क्या है, ये तो बेसिस से काम करते हैं नल स्पेस ऑफ टी के लिए। तो इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करते हैं, नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करते हैं। तो अगर ये वेक्टर्स नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो इनकी इमेज होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि नल स्पेस ऑफ टी में क्या कौन से वेक्टर्स होते हैं जो 0 पे मैप करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या इम्प्लाई करता है कि टी ऑफ अल्फा वन इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा टू इज इक्वल टू सो ऑन टी ऑफ अल्फा के इज इक्वल टू 0। जो टी ऑफ अल्फा के तक के वेक्टर्स है उनकी इमेज 0 जाएगी। अब उनकी इमेज 0 भी तो यहाँ तक की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास बीटा है वो किसके बराबर आ गया, ए के प्लस वन टी ऑफ अल्फा के प्लस वन प्लस के ए के प्लस टू टी ऑफ अल्फा के प्लस टू सोन ए एन टी ऑफ अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा को हमने इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या इम्प्लाई करता है फ्रेंड्स, ये इम्प्लाई करता है टी ऑफ अल्फा के प्लस वन टी ऑफ अल्फा के प्लस टू सोन टी ऑफ अल्फा एन spans the range of t। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर्स रेंज ऑफ टी को स्पान करते हैं। क्यों स्पान करते हैं, क्योंकि हमने बीटा को इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, इसीलिए। चलिए फ्रेंड्स, अब एक कंडीशन हमारे पास प्रूफ होगी। बेसिस के लिए हमारे पास जो एक कंडीशन होती है वो प्रूफ हो गई कि ये वेक्टर स्पान करते हैं रेंज ऑफ टी। अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये वेक्टर्स है फ्रेंड्स, जो ये वेक्टर्स है वो क्या है, जो ये वेक्टर्स है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए क्या चूज करना पड़ेगा, कुछ स्केलर चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि उन स्केलर्स के वैल्यू क्या दिखानी पड़ेगी, 0 दिखानी पड़ेगी। तभी तो हम शो कर सकते हैं कि ये वेक्टर्स क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चलिए शो करते हैं इन वेक्टर्स को कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नाउ वी शैल शो दैट द वेक्टर्स, जो ये वेक्टर्स है वो क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्केलर चूज करके चलने पड़ेंगे और उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेके 0 के इक्वल लेके चलेंगे, और उस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो जितने भी स्केलर्स हैं उनके वैल्यू 0 लेके आनी पड़ेगी। तभी क्या होगा कि जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। तो हमने कहा कि लेट सी के प्लस वन सी के प्लस टू एंड सो ऑन सी एन बिलोंग्स टू एफ सच दैट, हम कुछ स्केलर्स लेके चले जो कि एफ को बिलोंग करते हैं, सच दैट, इस टाइप सच दैट सी के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन प्लस के सी
के प्लस टू टी ऑफ एल्फा के प्लस टू सोन सी एन टी ऑफ यहाँ पर फ्रेंड्स एल्फा एन है, सी एन टी ऑफ एल्फा एन इज इक्वल टू 0। ये लाइन पर समझ में आई? क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारे पास इन वेक्टर्स को लीनियर इंडिपेंडेंट शो करना है तो कुछ स्केलर चूज करके चले। अब आप तो जानते हैं इस कंडीशन को, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सोन an अल्फा n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो a1 a2 an है इनकी जगह स्केलर्स क्या है, ck प्लस 1 ck प्लस 2 cn। और जो वेक्टर्स होते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये इनकी जगह कैसे वेक्टर्स है, टी ऑफ अल्फा k प्लस 1 टी ऑफ अल्फा k प्लस 2 टी ऑफ अल्फा n। क्योंकि ये वेक्टर्स कहाँ के हैं, ये वेक्टर्स रेंज सेट के हैं। रेंज सेट में तो ऐसे वेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर अब अगर टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ सी के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 प्लस की सी के प्लस 2 अल्फा के प्लस 2 सोन सी एन अल्फा एन इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब फ्रेंड्स क्योंकि टी ऑफ दिस वैल्यू जो ये वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, टी ऑफ जो भी वेक्टर है ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर कहाँ बिलोंग कर गया, नल स्पेस ऑफ टी में। क्योंकि नल स्पेस ऑफ टी में तो ऐसे वेक्टर बिलोंग करते हैं जिनकी इमेज 0 आए। तो इस वेक्टर की इमेज क्या है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या इम्प्लाई करता है कि जो सी के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 प्लस सी के प्लस 2 अल्फा के प्लस 2 प्लस सोन सी एन अल्फा एन बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी। किसमें बिलोंग करेगा, नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करेगा। ये फ्रेंड्स आई आपको ना समझ में कैसे नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करा, क्योंकि इसकी इमेज क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 पर मैप हो रहा है ये वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर कहाँ बिलोंग करेगा, नल स्पेस ऑफ टी में। अब क्योंकि ये वेक्टर नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग कर गया है तो इसको हम जो नल स्पेस ऑफ टी है उसके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पूरा एक वेक्टर है फ्रेंड्स, ये पूरा वेक्टर जो है, ये जो पूरा वेक्टर है इसको हम जो नल स्पेस ऑफ टी है उसकी वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि वेक्टर कहाँ बिलोंग करेगा, नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी ऑफ, ये क्या इम्प्लाई करता है, सी ऑफ अल्फा सी के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 सोन सी एन अल्फा इज इक्वल टू b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस सोन bk अल्फा के। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में आपको ये कि क्योंकि ये वेक्टर कहाँ बिलोंग करेगा, नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करेगा। तो इसको हम जो नल स्पेस के जो वेक्टर्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख देंगे बल्कि एक लाइन, सिंस यहाँ पर लिख देंगे वेयर b1 b2 bk बिलोंग्स टू f। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर लिख देंगे सिंस each vector in n can be expressed as a linear combination of alpha 1 alpha 2 so on alpha k belongs to n। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईच वेक्टर जो कि n को बिलोंग करता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर, कि क्या बेसिस का काम भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब आगे क्या करना है हमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस जो ये भी हमारे पास जो ये वेक्टर्स हैं इन सब इस पूरे को हम उधर पहुँचा देंगे, इधर की तरफ पहुँचा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या लिखना है हमें यहाँ पर, ये हो जाएगा बस b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस सोन bk अल्फा k, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस c k प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 माइनस सोन माइनस सी एन अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, इन सबको हमने उधर पहुंचा दिया, उधर की सेट कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा कि इन सभी की वैल्यू कितनी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। अब फ्रेंड्स जब इन सभी की वैल्यू 0 की इक्वल होती है क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि b1 इज इक्वल टू 0 b2 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, c k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सोन सी एन इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास जो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k, ठीक है फ्रेंड्स, और अल्फा के प्लस 1 जो अल्फा एन जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जो ये वेक्टर्स हैं ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के प्लस 1 अल्फा एन, तो वेक्टर्स है क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये बेसिस का काम करते हैं किसके लिए, यू के लिए।
क्योंकि ये वेक्टर्स यू के लिए बेसिस का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर्स क्या है, जनरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये वेक्टर्स जनरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है, जो इनके साथ स्केलर्स है उन सभी की वैल्यू कितनी होगी, 0। उन सभी की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब v1 0 v2 0 c k प्लस 1 0 c n तक के वेक्टर्स c n तक के स्केलर्स 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या इम्प्लाई करता है फ्रेंड्स, ये तो ये इम्प्लाई कर गया कि जो हमारे पास c k प्लस 1 है वो भी 0 है, c k प्लस 2 है वो भी 0 है, एंड सो ऑन c n है वो भी 0 है, वो भी 0। अब अगर ऐसा है, अगर ये सब के सब 0 है, यहाँ फ्रेंड्स लिख देंगे कि 0 क्यों है, 0 क्यों है कि सिंस अल्फा 1 सो ऑन अल्फा, बीच में अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा k तक के वेक्टर्स है, अल्फा n आर linearly independent since alpha 1 so on alpha n are basis for u। ये बेसिस फॉर यू, यहाँ पर छोटा छोटा लिखा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैंने क्या लिखा है, सिंस अल्फा 1 अल्फा 2 आर linearly independent बिकॉज जो अल्फा 1 से अल्फा n तक वेक्टर्स हो गया बेसिस है फॉर यू के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको रिजल्ट पता चल गया होगा कि जो हमारे पास ये जो स्केलर्स है इनकी वैल्यू 0 क्यों है। फिर मैं एक बार बता देती हूँ कि इन जो ये स्केलर्स हैं v1 v2 जो c k c n तक के जो स्केलर्स इनकी वैल्यू 0 इसलिए है क्योंकि जो ये वेक्टर्स है, सिंपल वेक्टर्स अल्फा k प्लस 1 अल्फा n हो गए, चाहे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k प्लस 1 अल्फा n तक के जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और फ्रेंड्स लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये बेसिस का काम करें, किसकी बेसिस के लिए, यू के बेसिस के लिए। अब यू के बेसिस के लिए अगर ये वेक्टर्स काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब ये वेक्टर्स क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनकी स्केलर्स को तो 0 होना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मतलब क्या होगा, सारे स्केलर 0। अब क्योंकि ये सारे स्केलर 0 तो इसका मतलब है कि ये स्केलर्स भी 0। अब क्योंकि ये स्केलर 0 हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अब हमारे पास ये स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये क्या इम्प्लाई करते हैं कि टी ऑफ अल्फा k प्लस 1 टी ऑफ अल्फा k प्लस 2 सो ऑन टी ऑफ अल्फा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि ये वेक्टर्स क्या हो गए, अब जो ये वेक्टर्स हैं ये जो वेक्टर्स है क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। क्यों, क्योंकि इनके स्केलर्स के वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब क्योंकि ये वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए और ये वेक्टर्स स्पान करते हैं रेंज ऑफ टी को, तो इसका मतलब क्या इम्प्लाई करते हैं कि दिस वेक्टर बिकम बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी, दिस वेक्टर बिकम बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा प्रूफ रह गया, इसको देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि सो वी गेट दिस वेक्टर टी ऑफ अल्फा k प्लस 1 टी ऑफ अल्फा k प्लस 2 टी ऑफ अल्फा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पान्स द रेंज ऑफ टी। क्योंकि वेक्टर्स क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पान में करते हैं रेंज ऑफ टी को, इसका मतलब क्या होगा कि दिस वेक्टर बिकम बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी। तो ये वेक्टर क्या बन गया, बेसिस बन गया, किसके लिए, रेंज ऑफ टी के लिए। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा कि जो डायमेंशन होगी हमारे पास, जो डायमेंशन होगी रेंज ऑफ टी की जो डायमेंशन है वो कितनी निकल के आएगी फ्रेंड्स, इसमें कितने वेक्टर्स है, k प्लस 1 से लेके अल्फा n तक के वेक्टर्स है, तो इसमें एग्जैक्टली कितने वेक्टर्स हुए फ्रेंड्स, n माइनस k। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी का मतलब क्या होता है, रैंक। तो रैंक ऑफ टी कितने निकल के हमारे पास, n ऑफ n माइनस k। अब n क्या था हमारे पास, ये तो डायमेंशन थी किसकी, u की माइनस, और एक k क्या था हमारे पास, नलिटी था। क्या था, नलिटी और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। तो अब इसको हम इधर लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि रैंक ऑफ टी को हम किसे शो करते हैं, रो टी से, और नलिटी किसे शो करते हैं, न्यू टी से, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो ये प्रूफ था। आई होप आपको ये पूरा प्रूफ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।